नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम पूर्वोत्तर लोक में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में गरमाई चुनावी राजनीति और असम सरकार के कुछ बड़े निर्णयों के साथ ही डालते हैं भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र से जुड़ी बड़ी खबरों पर एक नजर। सबसे पहले बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार गर्मा गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को राज्य में धुआंधार जनसभाएं की और पार्टी के अन्य नेताओं ने भी कई रैलियों को संबोधित कर जनता से एक बार फिर बीजेपी गठबंधन की सरकार चुनने का आह्वान किया। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने त्रिपुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 5 साल पहले त्रिपुरा दंगों, बंद और अशांति के लिए जाना जाता था, तो आज त्रिपुरा में विकास, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और शांति दिखती है। हम आपको बता दें कि त्रिपुरा में विपक्षी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे ने विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र भी जारी किया है, जिसमें सत्ता में आने पर 2.5 लाख नई नौकरियों के साथ ही पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का वादा किया गया है। इसके साथ ही निर्धन वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन और सरकारी कर्मचारियों को साल में 2 बार महंगाई भत्ता दिए जाने का भी वादा किया गया है। 15 पृष्ठों के घोषणा पत्र में छटनी किए गए 10,323 शिक्षकों की बहाली, संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने और जनजातीय परिषद को अधिक स्वायत्तता देने का भी वादा किया गया है। वाम मोर्चा के संयोजक नारायण कार ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि 2018 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद त्रिपुरा में लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया। उधर जहां तक त्रिपुरा में कुल उम्मीदवारों की बात है, तो आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में कुल 259 उम्मीदवार मैदान में हैं। अधिकारियों ने 19 नामांकन पत्रों को रद्द कर दिया, जबकि 32 प्रत्याशियों ने अपने पर्चे वापस ले लिए। हम आपको बता दें कि त्रिपुरा की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 16 फरवरी को होगा और मतगणना 2 मार्च को होगी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कुल 297 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। उधर वाम मोर्चा और कांग्रेस ने त्रिपुरा में 16 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर समझौता कर लिया है। दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध था। 25 जनवरी को वाम मोर्चा ने 60 विधानसभा सीटों में से 47 पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे और कांग्रेस के लिए महज 13 सीटें छोड़ी थी। इसके बाद कांग्रेस ने 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए थे। दोनों दलों के केंद्रीय नेताओं ने वाम मोर्चा के लिए 47 और कांग्रेस के लिए 13 सीटों के फार्मूले को बीजेपी को हराने के लिए स्वीकार किया। इसके बाद कांग्रेस ने 17 में से 3 उम्मीदवारों को वापस ले लिया। दूसरी ओर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आईपीएफटी का मुख्य चुनावी मुद्दा स्थानीय लोगों के समग्र उत्थान पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए विकास पर रहेगा। साहा ने प्रतिद्वंदी त्रिपुरा मोथा पार्टी द्वारा रखी गई ग्रेटर त्रिपुरालैंड की मांग को भी खारिज कर दिया। राज्य में चुनाव से महज 9 महीने पहले बिप्लब कुमार देव की जगह मुख्यमंत्री बने साहा ने दावा किया कि सत्तारूढ़ पार्टी को चुनाव में बहुमत मिलेगा और वह अपने दम पर सरकार बनाएगी। हम आपको बता दें कि बीजेपी 60 सदस्यीय विधानसभा में 55 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उसने 5 सीट अपनी सहयोगी आईपीएफटी के लिए छोड़ दी है। उधर त्रिपुरा विधानसभा में विपक्षी नेता माणिक सरकार ने कहा है कि राज्य में बीजेपी के कुशासन के चलते विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एक साथ आए हैं। दक्षिण त्रिपुरा जिले के जुलाईबाड़ी इलाके में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए माणिक सरकार ने कहा, माकपा ने राज्य में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए सभी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ताकतों से हाथ मिलाने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा, पूर्वोत्तर राज्य में लोकतंत्र को बहाल करने के लिए हमें कांग्रेस तथा एक और पार्टी से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि बीजेपी त्रिपुरा में 16 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने दम पर अगली सरकार बनाएगी। हिमंत बिस्वा शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी राज्य में विजयी होगी, क्योंकि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत पिछले 5 वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर के इस राज्य में विकास हुआ है। उन्होंने कहा, बीजेपी पिछले 5 वर्षों के दौरान हुए विकास के कारण अपने दम पर त्रिपुरा में अगली सरकार बनाएगी। बीजेपी ने राज्य की एकता और विकास और लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए अकेले चुनाव लड़ने का फैसला भी किया है, ऐसा भी हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा। दूसरी ओर मेघालय से आई खबरों की बात करें तो बीजेपी ने अपनी प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष और पूर्व उग्रवादी नेता बर्नार्ड एन मारक को मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा के खिलाफ दक्षिण तोरा सीट से पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया है। बीजेपी मेघालय विधानसभा की सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसने अपने सभी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर दी है। पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि बीजेपी ने पिछले महीने सत्तारूढ़ मेघालय डेमोक्रेटिक गठबंधन से अलग होने और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया था। गौरतलब है कि बर्नार्ड एन मारक ने 2014 में हथियार डाल दिए थे और उग्रवादी संगठन अचिक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल बी को भंग कर दिया था। वह गारो जनजाति के लिए अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर सशस्त्र उग्रवादी संगठन एनवीसी में शामिल हुए थे। कोनराड संगमा के खिलाफ मुखर रहने के लिए जाने जाने वाले बर्नार्ड मारक को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था और उन पर अनैतिक मानव तस्करी समेत तुरा स्थित अपने फार्म हाउस में वैश्यालय चलाने का आरोप भी लगाया गया था। उधर
मेघालय विधानसभा के लिए 27 फरवरी को होने वाले मतदान से पहले प्रचार के लिए कांग्रेस ना तो बड़ी रैलियां करेगी और ना ही स्टार प्रचारक यहां आएंगे। पूर्वोत्तर राज्य में पार्टी अपना पूरा ध्यान मतदाताओं से जुड़ने में लगाएगी। मेघालय प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष विंसेंट एच पाला ने कहा कि हमारे 80% उम्मीदवार नए हैं और पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस मतदाताओं के घरों में जाएगी और स्थानीय स्तर पर समुदायों से जुड़ने के लिए छोटी छोटी रैलियां करेंगी ताकि मतदाता अपने उम्मीदवारों को जान सकें। नागालैंड से आई खबरों की बात करें तो राज्य में सत्तारूढ़ नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी एनडीपीपी ने विधानसभा चुनाव के लिए 40 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जबकि इसकी सहयोगी बीजेपी ने 20 सीटों पर प्रत्याशियों को उतारा है। दोनों दलों ने 16 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं। एनडीपीपी और बीजेपी 60 सदस्यीय विधानसभा का चुनाव लगातार दूसरी बार गठबंधन में लड़ रहे हैं। उत्तरी अंगामी द्वितीय सीट से मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो एनडीपीपी के उम्मीदवार हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग पेरेन सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं मंत्री जी काइतो आयत सटखा सीट से किस्मत आजमाएंगे और पूर्व राज्यसभा सांसद केजी केने को चिजामी सीट से एनडीपीपी ने टिकट दिया है। नागालैंड में बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रशंसक और राज्य सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री को भी मैदान में उतारा है। पीएम मोदी के साथ ट्विटर पर एक फोटो पोस्ट करने वाले नागालैंड के उच्च शिक्षा और आदिवासी मामलों के मंत्री तेमजेन इम्ना अलांग एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। पीएम मोदी को अपना गुरु बताने वाले बीजेपी नेता की तस्वीर को खूब लाइक मिल रहे हैं। पूर्वोत्तर में अलांग काफी लोकप्रिय हैं। अपनी रोचक टिप्पणियों और तस्वीरों से बड़ी वाकपटुता के साथ वो अपनी बातें रखते हैं। अपनी उम्मीदवारी पर उन्होंने पार्टी का आभार भी जताया है। श्री नरेंद्र मोदी जी थे, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और दूसरा सीईसी मेंबर्स, हम सबों का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और संतोष जी भी थे। उसमें हमारे नागालैंड की टीम, हमारी जनरल सेक्रेटरी संगठन मंत्री अभय गिरी जी भी थे और डिप्टी सीएम लेके हम और हमारी प्रभारी नलिन जी और कोऑर्डिनेटर ऋतुराज जी, इन 20 सीटों में हम लोगों ने तय किया है और सीईसी का अप्रूवल मिला। हम आपको बता दें कि नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव होना है और 2 मार्च को मतगणना होगी। उधर नागालैंड के सबसे पुराने क्षेत्रीय दलों में से एक नगा पीपुल्स फ्रंट यानी एनपीएफ का कहना है कि यदि विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी सत्ता में आती है तो नगा राजनीतिक मुद्दे के समाधान के लिए जोर दिया जाएगा। इस बीच जनता दल यूनाइटेड ने नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए अपने पहले उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। प्रदेश महासचिव कितोहो एस रोतोखा चुमेके डेमिया जिले में घास पानी 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे। मिजोरम से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य विधानसभा का बजट सत्र 7 फरवरी से 13 मार्च तक के लिए आहूत किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष लाल रिंगलियाना सेलो ने यह जानकारी दी। बजट सत्र मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू काम बामपति के अभिभाषण के साथ 7 फरवरी को शुरू होगा। सेलो ने बताया कि कार्य मंत्रणा समिति ने तय किया है कि वित्त मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे मुख्यमंत्री जोरामथांगा 13 फरवरी को वार्षिक बजट पेश करेंगे। इसके अलावा मिजोरम में सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट यानी एमएनएफ को इस सप्ताह उस समय एक बड़ा झटका लगा जब राज्य के दक्षिणी हिस्से के सियाहा शहर में कई स्थानीय नेताओं ने शुक्रवार को पार्टी छोड़ दी। राज्य के पूर्व मंत्री और मौजूदा एमएनएफ विधायक के बेछुआ और मारा स्वायत्त जिला परिषद के अध्यक्ष एन व्याकू को पार्टी से निकाले जाने के 2 दिन बाद यह घटनाक्रम हुआ है। यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस साल मिजोरम में विधानसभा चुनाव होना है। उधर मणिपुर से आई खबर की बात करें तो राज्य के राज्यपाल ला गणेशन ने राज्य विधानसभा को सूचित किया है कि 2022 में 75 विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया और 309 चरमपंथियों को गिरफ्तार किया गया। 2 दिवसीय विधानसभा सत्र के पहले दिन को संबोधित करते हुए गणेशन ने राज्य सरकार की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रशासन पूर्वोत्तर राज्य के परिदृश्य को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। उधर अरुणाचल प्रदेश से आई खबर की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे शिक्षकों ने शुक्रवार को राज्य सरकार द्वारा शनिवार को एक बैठक बुलाने का आश्वासन देने के बाद परीक्षा बहिष्कार के अपने आह्वान को फिलहाल टाल दिया है। हम आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश शिक्षक संघ यानी एटीए के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों ने काफ़ी वक्त से लंबित अपनी मांगों को पूरा नहीं किए जाने से नाराज होकर राज्य बोर्ड की आगामी परीक्षाओं का बहिष्कार करने का फैसला किया था। उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की परीक्षाओं का भी बहिष्कार करेंगे। उधर असम से आई खबरों की बात करें तो असम पुलिस ने बाल विवाह के खिलाफ व्यापक मुहिम के तहत शुक्रवार को अब तक 1800 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने यह जानकारी दी। हिमंत बिस्व शर्मा ने कार्यक्रम से इतर पत्रकारों को बताया कि राज्य भर में शुक्रवार सुबह से मुहिम शुरू की गई और यह अगले 3 से 4 दिन तक जारी रहेगी। हम आपको बता दें कि राज्य मंत्रिमंडल ने 23 जनवरी को यह फैसला किया था कि बाल विवाह के दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा और साथ ही व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। इस घोषणा के एक पखवाड़े से भी कम समय में पुलिस ने बाल विवाह के 4004 मामले दर्ज किए हैं।
राज्य सरकार ने कहा है कि 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से विवाह करने वालों के खिलाफ यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण यानी पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और 14 से 18 साल की लड़कियों से विवाह करने वालों के खिलाफ बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। राज्य सरकार ने कहा है कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और विवाह को अवैध घोषित किया जाएगा। अगर लड़के की उम्र भी 14 साल से कम होगी तो उसे सुधार गृह भेजा जाएगा, क्योंकि नाबालिगों को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इससे पहले कहा था कि ऐसे विवाह में शामिल पुजारी, काजी और परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाएगा। दूसरी ओर असम के गुवाहाटी में हो रही 2 दिवसीय G20 बैठक के दूसरे दिन शुक्रवार को टिकाऊ वित्त संबंधी क्षमता निर्माण के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। हम आपको बता दें कि भारत की G20 की अध्यक्षता में टिकाऊ वित्त कार्य समूह की पहली बैठक गुवाहाटी में हुई। इसमें G20 देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों समेत करीब 100 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं, जिनमें से 95 विदेशी अधिकारी हैं। इसके अलावा असम में पुलिस महानिदेशक का प्रभार ग्रहण करने जा रहे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि राज्य में आतंकवादी कृत्यों पर लगभग काबू पा लिया गया है और पुलिस बल अब विकास कार्यों पर ध्यान देगा। ग्राम रक्षा संगठन के 74वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने बाल विवाह, मादक पदार्थ के दुरुपयोग और मानव तस्करी जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अलावा असम सरकार ने लंबे इंतजार के बाद संदिग्ध और घोषित विदेशियों को गोवालपारा जिले में नवनिर्मित विशेष हिरासत केंद्र यानी डिटेंशन सेंटर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हिरासत केंद्र को अब ट्रांजिट कैंप के रूप में बदल दिया गया है। हम आपको बता दें कि असम सरकार ने राज्य में मिले संदिग्ध और घोषित विदेशियों को रखने के लिए गोवालपारा जिले के मटिया में पहला विशेष केंद्र बनाया है। इसमें 400 महिलाओं सहित 3000 कैदियों को रखने की क्षमता है। बहरहाल पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चल रही चुनाव प्रक्रिया पर जब हमने असम के बीजेपी सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दिलीप सैकिया से बातचीत की तो उन्होंने विश्वास जताया कि तीनों ही राज्यों में बीजेपी जीतेगी। आइए देखते हैं खास बातचीत। टीएमसी काफ़ी प्रभावी बनने की कोशिश कर रही है। हम देख रहे हैं मेघालय में भी बड़ा ममता दीदी जा रही हैं, असम में भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही हैं, त्रिपुरा में चुनाव लड़ रहे हैं। लगता है कुछ हल निकलेगा? ये तो टीएमसी भी लड़ता है, आप भी लड़ता है। आम आदमी पार्टी का हाल क्या हुआ आप देखा है, तो टीएमसी का भी वही हाल होगा नॉर्थ ईस्ट में। टीएमसी का नॉर्थ ईस्ट के पाल्स के प्रति उनका कोई संवेदना ही नहीं है और इसीलिए टीएमसी एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक ऑप्शन ढूंढ रहा है, एक अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा है। कहीं उनका कहीं कुछ अगर खाता खुल जाए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में बड़े-बड़े वादे जरूर किए हैं उन्होंने। कुछ नहीं होगा। मेघालय में भी टीएमसी का कुछ उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा, इस चुनाव में भी नहीं मिलेगा, आगे भी नहीं मिलेगा। और मैं आशा करता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट के लोग एनडीए के प्रति जिस हिसाब से एक खुश है, एनडीए सरकार के जो गुड गवर्नेंस है, सुशासन है, फिर से नॉर्थ ईस्ट के लोग एनडीए और बीजेपी के प्रति ही आस्था जताएंगे। जी, एक चीज़ और देखने को मिलती है कि अभी हमने देखा कि किस तरह से असम सीएम ने जो वहाँ पे एनक्रोचमेंट हो गया था उसको हटाया और बिल्कुल कानून व्यवस्था एकदम सुदृढ़ नज़र आ रही है, जरा भी चू नहीं। अगर योगी मॉडल की चर्चा तो मीडिया में खूब हो जाती है, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा के मॉडल की शायद उतनी चर्चा नहीं होती है। क्या लगता है कि असम अब किस राह पर चल पड़ा है? असम तो अभी एक सुरक्षित विकसित असम के राह पर चल रहा है जी। और डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में असम भारत के 5 सर्वश्रेष्ठ राज्यों में एक बनाने का जो उनका संकल्प है, असम वासियों का जो संकल्प है, उस संकल्प को जरूर इनके कार्यकाल में ही हम सिद्धि में हम बदल सकते हैं और करेंगे भी हम सब लोग। इसलिए असम एक स्पेसिफिक एक रेफरेंस दे सकता है देश के जो विकसित राज्य है, देश में जो सुरक्षित राज्य है, देश में जो भी आज विकास कार्य तेज गति से चल रहा है और जोड़ने का जो काम हो रहा है, उसमें सभी जाति जनगोष्ठियों को लेकर के, सभी वर्ग को लेकर के साथ में, तो ये बहुत बड़ा एक छलांग असम ने भी लगाया है। और असम जल्द ही पूरे नॉर्थ भारत के जो मैप है, पॉलिटिकल मैप हो, इकोनॉमिक मैप हो, उसमें असम एक प्रमुख राज्य के नाते उभर सकेंगे। जी, और ऊपरी असम, निचली असम को लेकर भी बहुत तरह के तमाम तरह के विवाद खड़े किए जाते थे। अभी लगता है कि सब चीज़ें हल हो गई हैं। कुछ नहीं है, विकास के साथ सब ये शून्य हो जाता है बाकी इश्यूज। जब विकास पैरेलली चलता है, अपर असम, लोअर असम, सेंट्रल असम, साउथ असम, तो विकास के साथ लोग खड़ा होता है। तो विकास के बिना लोग तो खड़ा भी नहीं होता। तो इसीलिए विकास हम लोग कर रहा है, 100 तरफा जो विकास होता है, तो ऑलराउंड डेवलपमेंट सब जगह का, सब जनगोष्ठियों का, सब अपने वर्ग का जो विकास हो रहा है, उससे पता चलता है कि तो इसमें अभी ये सब जो विषय होता है, अपर असम, लोअर असम, सेंट्रल असम, साउथ असम, ये स्वतः हो जाता है। जी, अंतिम प्रश्न है आपसे। टिपुरा मोथा त्रिपुरा की पार्टी है, बड़ी आप लोगों की बातचीत हुई, हल नहीं निकल पाया, क्या चुनौती मानते हैं उससे?
देखिए बताया जा रहा है 20-25 सीटों पर प्रभाव है उनका। नया पार्टी जब बनता है जी। और विशेष करके एक ट्राइबल ग्रुप्स के लिए, जनगोष्ठी के लिए जब बनता है, थोड़ा सा इमोशंस रहता है, जी तो इमोशंस का कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन त्रिपुरा में 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास पर्व हुआ है, जी उस विकास पर्व के प्रति त्रिपुरावासी बहुत खुश है। जी और फिर से एक प्रो इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है मोदी जी के नेतृत्व में त्रिपुरा में भी दिखाई देगा। इसका झलक फिर से एक बार हम त्रिपुरा में देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, तो इसका हम पक्का विश्वास है हमारा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।